तो आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पौधों को जानिए। फर्स्ट है पौधों का परीक्षण कीजिए। आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले तथा कुछ पुष्पों में पुष्प ही नहीं होते। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। यह है पुष्प। पौधे के भाग, इसमें आएगा पौधे के भाग में पहला आएगा पुष्प, फिर आएगा फल, तना स्तंभ कहते हैं, पत्ती, फिर इसमें आएगा नोड, ये इंटरनोड है। ठीक है। फिर यह कलिका, कलिका ही दिख रही छोटी छोटी, ये प्राथमिक मूल है। फिर द्वितीयक मूल है, ये मूल तंत्र है पौधे के भाग। फिर इसमें आएगा शाख झाड़ी एवं वृक्ष। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर है, इसे धीरे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। फिर इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। इन्हें चित्र 4.3 में दर्शाया गया है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। फिर इसमें आएगा यह ए में आएगा शाख, ए का शाख ये रहा। फिर है झाड़ी, बी में झाड़ी है। फिर इसमें है वृक्ष, सी में वृक्ष हो गया। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं। फिर इसमें आएगा, इसमें है कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे आरोही चित्र 4.5 कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। फिर इसमें आएगा ये विसर्पी लता था, ये है जो बेल की तरफ फैली हुई है, और ये आरोही लता है जो बेल ऊपर चढ़ी हुई है किसी के सहारे से। फिर है तना में आएगा अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। पत्तियां, शाखाएं, कली व फूल व होते हैं, फल फूल होते हैं। पत्तियां, अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपने नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का यह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के एक पन्ने के नीचे रखिए। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को उसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। आपको कुछ रेखाएं के साथ साथ छाप दिखाई देती है। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा तो यह सिरा विन्यास जाली का रूप भी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर है। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। फिर इसमें आएगा जल की यह बूंदे पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। ये तना है जो जुड़ी हुई है जिससे। फिर यह पर्णवृत्त जो डंडी है तने से जुड़ी हुई है। फिर पटल है, जो चौड़ा भाग पटल है, पत्ती का ये रूप है। फिर इसमें आएगा जड़ में आएगा खुले मैदान में चाहिए जहाँ बहुत से खरपतवार उग हों। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग उनका निरीक्षण कीजिए। यह है मूसला जड़ जो एक मजबूत होती है, नीचे को जाती है। ठीक है। यह है सिरेसेदार जड़ जो बराबर समांतर संख्या में होती है आपस में। फिर इसमें आएगा जिन पौधों की जड़ें एक ही तरह हैं उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी
जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें बी के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें जकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टेपियोकन आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। इसमें आएगा पुष्प में आएगा पंखुड़ियाँ, बादल, फिर पुष्प, कलिका एवं पुष्प। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। फिर है कली का प्रमुख भाग छोटी सी पत्ती की भांति दिखाई देता है। इन्हें बादल कहते हैं। बीजांड है, ये रहे बीजांड का चित्र। अंडाशय की आंतरिक संरचना लंबाई में काट ए, फिर इसमें आएगा अनुप्रस्थ काट। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। फिर इसमें आएगा एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें बीजांड कहते हैं। सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती। विभिन्न पुष्पों में बादल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी निम्नलिखित में से कोमल पदार्थ हैं। यह रबड़ है। इसकी व्याख्या में जिन पदार्थों को आसानी से संपीड़ित अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहते हैं। जैसे रबड़, कपड़ा, रुई व स्पंज आदि कोमल पदार्थ के उदाहरण हैं। जिन व निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती, इसमें डी लकड़ी में नहीं होती। निम्न पदार्थों में से लकड़ी का स्वरूप फीका होता है, अतः लकड़ी चमकदार नहीं होती। फिर इसमें आएगा निम्न में से कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? यह चीनी। इसमें आएगा ऐसे पदार्थ जल में घुल जाते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे चीनी वे पदार्थ जो अधिक समय तक हिलाने पर भी जल में नहीं घुलते, अविलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच का टुकड़ा, सिक्का, कोयला, लकड़ी, रबड़, स्पंज आदि। फिर वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती कहलाता है इसका संतृप्त घोल। फिर इसमें आएगा व्याख्या में संतृप्त घोल तब प्राप्त होता है जब विलेय को विलायक में घोलना शुरू करते हैं, और यदि हमें विलेय को मिलाते रहते हैं तो एक बिंदु तक पहुंच जाएगा जब विलेय विलायक में घुलना बंद कर देगा और उस बिंदु पर हमें एक संतृप्त घोल मिलता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीज़ें स्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है कहलाती है। इसमें आएगा पारभासी। फिर इसकी व्याख्या में आएगा पारभासी वस्तुएं अपारदर्शी और पारदर्शी पदार्थों के बीच आती है। पारभासी वस्तुएं कुछ प्रकाश को अपने बीच से गुजरने देती हैं, कुछ को नहीं, लेकिन आंशिक रूप से। जब प्रकाश पारभासी सामग्री से टकराता है तो प्रकाश की केवल कुछ मात्रा ही सामग्री से होकर गुजरती है। प्रकाश कई बार अपनी दिशा बदलता है और पारभासी के हम उनके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। इसके अलावा पारभासी वस्तु के दूसरी तरफ की वस्तुएं धुंधली और स्पष्ट दिखाई देती हैं। फिर इसमें पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें डॉट से वायु ग्रहण करती हैं। इसका आएगा सी मृदा कणों के बीच वायु अवकाश। फिर इसमें पादपों की जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, परंतु जड़ कोशिकाओं को भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो स्वयं के उपयोग के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। पादपों की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच के स्थान से वायु ग्रहण करती हैं। जड़ों की जल अवशोषण वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्राय लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं? इसमें आएगा ए अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। फिर इसमें आएगा जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्राय लंबे रोमों जैसी संरचनाएं हेयर लाइक पार्ट अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए पाई जाती है। पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? इसमें आएगा सी मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से। पौधों की जड़ें ऑक्सीजन मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से प्राप्त करती हैं। फिर है कि
डॉट डॉट के अलावा निम्न सभी पादपों या पौधों में जकड़ा जड़ें होती हैं। इसमें आएगा सी चकुंदर। मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है, यह भूमि के अंदर की लंबाई के रूप में बढ़ती है। इनमें अनेक शाखाएं निकलती हैं जैसे चकुंदर, मटर, नीम, आम। रेशेदार जकड़ा जड़ें। कुछ पौधों की कोई मुख्य जड़ नहीं होती, इनमें रेशे जैसी बहुत सी जड़ें होती हैं, इन्हें रेशेदार जड़ें कहते हैं। ये जड़ें मिट्टी में चारों ओर फैल जाती हैं जैसे गेहूँ, मक्का, चावल। फिर इसमें आएगा अपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का परवल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा। इसमें आएगा इसका है बी में आएगा कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। फिर जब स्लाइड पर चीनी का परवल विलयन डालते हैं तो उसमें कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। यह एक बहाव प्रसरण के प्रयोग का उदाहरण है। डॉट डॉट पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है। इसमें है बिच्छू बूटी के पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है। यह एक शाकाहारी पौधा है जो जंगलों में उगता है। इसकी पत्तियों में चुभने वाले बाल होते हैं जो छूने पर दर्दनाक डंक मारते हैं। इस दर्द से बचने का पारंपरिक उपाय चिलमोड़ा के पौधे के पत्ते के साथ उस क्षेत्र को रगड़ना जो अक्सर बिच्छू बूटी के पास उगता है। फिर इसमें आएगा एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरों को दर्शाता है। इसका ये चित्र है। फिर इसका है सी में आएगा ए ऊपरी अधि चर्म, और बी है निचली वह त्वचा, और सी है रक्षक कोशिका, डी है वायु अवकाश, ई है हरित लवक। ये देख लो, इसमें ये थे। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा ए ऊपरी अधिचर्म, बी है निचली वह त्वचा, सी है रक्षक कोशिका, डी है वायु अवकाश, ई है हरित लवक। एक पत्ते के अनुप्रस्थ काट के सही अक्षरों को दर्शाता है। फिर इसमें आएगा पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है। इसमें आएगा व्याख्या सहित सी पादप वहन तंत्र प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों से ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का परिवहन किया जाता है। पादपों में जल और खनिजों का परिवहन दो प्रकार के संवाहक ऊतकों द्वारा होता है, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के इस गोंद का क्या उपयोग है। इसमें आएगा सी, यह है चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है। कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिनका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। यह है अपचय का एक विशिष्ट उत्पाद है जो आमतौर पर पौधे के सेलुलोज के टूटने के कारण बनते हैं। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोयम है जो डॉट है। इसका आएगा भूमिगत तना, अदरक, हल्दी, आलू भूमिगत तने के उदाहरण हैं। फिर इसमें आएगा 16 में हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। इसका आएगा डी तना। आलू के पौधे का तना वाला भाग सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आलू का उत्पादन सर्वाधिक चीन में होता है। भारत आलू उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। आलू में विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स तथा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस तत्व होते हैं। इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। इसका आएगा बी वर्तिका। फिर इसमें आएगा वर्तिका पुष्प के नर जनन अंग का एक घटक नहीं है, यह पुष्प के मादा जनन अंग का घटक है। पुष्प के मादा जनन के प्रमुख भाग वर्तिका और अंडाशय है। पुष्प के नर जनन अंग के प्रमुख भाग परागकोश और तंतु हैं। फिर इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है। इसका स्त्री केसर। पुष्प का मादा जननांग स्त्री केसर होता है जिसके शीर्ष पर एक वर्तिकार्क होता है। स्त्री केसर एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग है। इसमें आएगा पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। इसमें आएगा डी में आएगा अंडाशय पुष्पासन से लगा है, चौड़ा एवं फूला हुआ हिस्सा होता है जिसमें अनेक बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है तथा बीजांड से बीज का निर्माण होता है। एक पुष्प के प्रजनन अंग डॉट होते हैं। इसमें आएगा पुंकेसर और स्त्री केसर। इसमें आएगा पुष्प
पौधों में जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह है जिसमें युग्मकों के संलयन से संतान पैदा होते हैं और जिसके फल परिणाम स्वरूप संतान आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान या माता पिता से भिन्न होती है। अलैंगिक प्रजनन युग्मों के संलयन के बिना नए पादपों का निर्माण करता है। पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर तथा मादा जनन अंग अंडप स्त्रीकेसर होता है। फिर इसमें आएगा निषेचन के बाद पुष्प के अन्य इन अंगों पुंकेसर वर्तिकार्क दल और बाह्यदल का क्या होता है। इसमें आएगा बाह्यदल के अलावा वे झड़ जाते हैं जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है। फिर है निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर वर्तिकार्क और बाह्यदल के अलावा वे झड़ जाते हैं जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है। निषेचन के पश्चात युग्म नज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भूरण विकसित होता है। एक बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। फिर है निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी पररोह में विकसित होते हैं। इसमें है परांकुर। इसमें है वनस्पतियों का वह भाग जिससे पत्तियां शाखाओं आदि का अंकुरण आरंभ होता है, परांकुर कहलाते हैं। ये आगामी पर्व में विकसित होते हैं। बीज का अंकुरण होने पर पौधों के प्रथम पत्ते को बीज पत्र कहते हैं। बीज के 3 भाग हैं। इसमें आएगा बी में बीज पत्र, मूलांकुर और परांकुर। बीज के 3 भाग होते हैं, बीज पत्र, मूलांकुर और परांकुर। इसमें आएगा पौधे के भविष्य के लिए खाद को बीज के ... में संग्रहित करते हैं। इसका आएगा सी कोटिलेडोन। बीजांड से बीज का निर्माण होता है। पौधे खाद को बीज के बीज पत्रों में संग्रहित करते हैं। उल्लेखनीय है कि निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्राय एक बीजावरण तथा भूरण होता है। भूरण में एक मूलांकुर, एक भूरणीय अक्ष, एक गेहूं, मक्का अथवा 2 चना मटर बीज पत्र होते हैं। फिर ... पौधे के बीच में एक खाद भंडार के रूप में कार्य करता है। इसका है बीज पत्र। बीज पत्र पौधे के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो कुछ पौधों के बीज के अंकुरण होने पर यही बीज पत्र विकसित होकर पौधे के पहले पत्ते का रूप धारण करता है जो एक खाद भंडार के रूप में कार्य करता है। जबकि बीजांड में मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है। परांकुर वनस्पति में बीज का वह अगला भाग है जिससे पत्तियों, शाखाओं आदि का अंकुरण आरंभ होता है तथा बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे ही जड़ कहते हैं। टमाटर क्या है? इसमें टमाटर क्या है? इसमें आएगा बी में आएगा फल। टमाटर एक फल है। टमाटर का खाने वाला भाग फल, भित्ति और बीजांड है। इसका वनस्पतिक नाम सोलनम लाइकोपर्सिकम है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई है। टमाटर में लाइकोपीन नामक वर्णक पाया जाता है। फिर मान्यता फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें है डी टमाटर। इसमें आएगा टमाटर सामान्यतः फल के रूप में टमाटर का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? इसका है सी लीची। लीची एक बीजी फल है जबकि पपीता, सेब, अनार बहुबीजी होते हैं। थैंक यू दोस्तों। आज के